हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है एलिंगम डायग्राम। ये जो डायग्राम है, ये जो टॉपिक है, ये हमने लिया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड मेटलर्जी चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले, एक डायग्राम की स्टडी करने वाले हैं। अब उस डायग्राम में क्या क्या होता है, उसको रीड कैसे किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो एलिंगम डायग्राम जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम डेल्टा जी डिग्री से लिखते हैं, ये हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे द एलिंगम डायग्राम is a graphical representation that shows the variation of the standard gives free energy change for the formation of oxides or other compounds is a function of temperature। यानी कि एक तरफ हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं, और एक तरफ हम क्या लेते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी को लेते हैं, एंड वहां पर हम ऑक्साइड की फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। अब इस तरीके का डायग्राम कैसे बना जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में हम टेम्परेचर लेते हैं और वाई एक्सिस में हम लेते हैं डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू फॉर द अलग अलग ऑक्साइड। ठीक है, अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर डेल्टा जी डिग्री और टेम्परेचर में वेरिएशन को देखते हैं। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग विच मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अनदर मेटल। और ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये बताता है कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर पता चलेगी। द डायग्राम इज मोस्टली यूज्ड इन मेटलर्जी टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी कि ये जो डायग्राम है ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है मेटलर्जी में, ताकि हम यहाँ पर रिडक्शन की फिजिबिलिटी को देख सके कि कौन जल्दी रिड्यूस करेगा, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं ताकि हम यहाँ पर क्या करें, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सके। तो एक्स एक्सिस में हम हमेशा टेम्परेचर लेंगे जो कि केल्विन में होगा, या फिर डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो। वाई एक्सिस में हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लेते हैं, जिसे कि हम डेल्टा जी डिग्री से लिखते हैं, जो कि चेंज होता है। तो डेल्टा का मतलब हमेशा चेंज से होता है, और जी डिग्री आपका हो गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। किसमें होता है, किलो जूल पर मोल में या फिर किलो कैलोरी पर मोल में होता है। तो ये है एलिंगम डायग्राम, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आप सबसे पहले देखोगे तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, जिसमें हमने डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू ले रखी है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, जिसमें कि हमने टेम्परेचर को ले रखा है। इसमें हमने तीन चीजें दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, जो कि इस जगह पर है, एंड डेल्टा जी इधर जितना भी होगा सारा का सारा नेगेटिव होगा। तो जब हम यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन देखते हैं, जब ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, CO2 बनता है। तो उस टाइम पे इसकी जो डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे एकदम कांस्टेंट है। ठीक है, हर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट है। तो इसकी जो लाइन है वो पूरी की पूरी सीधी दिख रही है। दूसरा चीज, जब Fe यानी कि आयरन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, ये भी एक मेटल हो गया, और ये जो मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड। तो ये जो है इसकी लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। आप देखोगे कि 500 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो है इस लाइन को कट कर देगी, लेकिन शुरू में देखेंगे तो जब यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर था तो डेल्टा जी डिग्री भी कम था। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, इस तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, सेम चीज अगर आप यहाँ देखेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ बन रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, कम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा ही डिग्री कम होता है, यानी कि डेल्टा जी डिग्री की वैल्यू कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये जो होता है आपका डेल्टा जी डिग्री भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर का हमने डेल्टा जी डिग्री यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से जो कंपेरिजन करते हैं, तो उसमें जो ग्राफ हमें प्लॉट होता है उसे हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। अब इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है वो हम देखेंगे। तो इस फिगर को देखने के बाद हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि इससे हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी और किस तरीके का रूल हमें यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हम फिगर में जो मैंने बताया उसको अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज, कभी भी आप एलिंगम डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये ऊपर गया फिर नीचे चला गया, हमेशा स्ट्रेट था, इस तरीके से गया, चाहे ऐसे गया चाहे ऐसे गया, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन थे। तो डेल्टा जी डिग्री जो होता है, डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री होता है, इसीलिए जो जितने भी लाइन होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा जी डिग्री है अगर आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, इस तरीके से होगा। सेकंड चीज, जितनी नीचे होगी लाइन वो बताता है कि वो उतना ज्यादा मेटल ऑक्साइड उसका स्टेबल है। तीसरी चीज, जो हायर लाइन होती है वो लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड को बताता है, यानी कि जितना ऊपर आपका लाइन जाएगा उतना कम स्टेबल होगा, जितना नीचे आपका लाइन रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो लोअर लाइन इंडिकेट करता है मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड को, और हायर लाइन इंडिकेट करता है लेस स्टेबल मेटल ऑक्साइड को। चौथी चीज, इफ वन मेटल लाइन लाइज बिलो अनदर मेटल्स लाइन, अगर एक जो मेटल का लाइन है वो दूसरे मेटल लाइन के नीचे है, द लोअर मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द अपर मेटल, तो नीचे का जो मेटल है वो ऊपर के मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अब एलिंगम डायग्राम का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यानी कि इस चीज को हमें देखना कैसे, पढ़ना कैसे, वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसका वो है द लोअर लाइन द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड। अभी हमने देखा जितना नीचे रहेगा लाइन वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा रूल क्या है, इफ द लाइन ऑफ
वन मेटल लाइज बिलो अनदर मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो एक मेटल का जो लाइन होता है वो दूसरे मेटल ऑक्साइड के लाइन के नीचे होगा, देन द मेटल कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द मेटल हुज लाइन इज अबव इट। तो जो नीचे वाला जो लाइन होगा वो ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तीसरी चीज, द पॉइंट वेयर टू लाइज इंटरसेक्ट इंडिकेट द टेम्परेचर अबव और बिलो विच द रिडक्शन बिकम थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। जहां पर आपको दोनों लाइन कटते हुए दिख रही होंगी, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर या इसके नीचे वो थर्मोडायनेमिकली वो फिजिबल हो सकता है, रिडक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थी इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने इस डायग्राम में क्या क्या देखा, कैसे हम इसको पढ़ेंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन लाइन, जो कि 2C+O2 2CO यहाँ पर जो बन रहा था वो हो गया आपका, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लाइन था नीचे वो। एट लो टेम्परेचर द कार्बन लाइन इज अबव द FeO लाइन। बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो कार्बन है वो क्या है, FeO लाइन के ऊपर में है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी। देयरफॉर कार्बन कैन नॉट रिड्यूस FeO एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है FeO को कम टेम्परेचर पे तो रिड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन का लाइन है और ये जो FeO का लाइन है, ठीक है, ये FeO का लाइन हो गया और ये कार्बन का लाइन हो गया एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर पे कार्बन ऊपर है Fe से, तो ये जो कार्बन है इसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, बाद में कर सकता है लेकिन अभी नहीं कर सकता है क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो हमने क्या देखा था कि जो नीचे का लाइन होगा वो ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कार्बन तो ऊपर है तो ये कभी भी FeO को रिड्यूस नहीं कर सकता है लो टेम्परेचर पे। दूसरी चीज है इंटरसेक्शन पॉइंट। द कार्बन लाइन एंड FeO लाइन इंटरसेक्ट एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर फॉर रिडक्शन। यहाँ कहने का मतलब है जो कार्बन लाइन है और जो FeO लाइन है वो कहाँ पर काट रही है, एक दूसरे को 500 डिग्री सेल्सियस पे काट रही है। तो इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर है रिडक्शन के लिए, यानी कि अब जो कार्बन है वो Fe को रिडक्शन कर सकती है, Fe का रिडक्शन कर सकती है। ठीक है, देन थर्ड है अबव 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर रिडक्शन हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि जो कार्बन का लाइन है वो अब नीचे हो गया है FeO के लाइन से। तो इसका मतलब कार्बन क्या कर सकता है, जो FeO है यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये मैक्सिमम 500 डिग्री सेल्सियस पे कट रही है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रखोगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बाकी सारे के सारे ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना तो 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आ जाएगा। दोनों कहाँ पर कट कर रही है, 500 डिग्री सेल्सियस पे कट कर रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन है अब यहाँ पर इनका रिडक्शन कर सकता है। ये मिनिमम वैल्यू है जहाँ पर रिडक्शन स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद जैसे ही आप 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाओगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन का लाइन है ये इन दोनों से तो नीचे हो गया है, यानी कि FeO जो हमारे पास था मेटल ऑक्साइड वो उससे नीचे हो गया। तो ये कार्बन अब FeO को यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि FeO जो है वहां पर कार्बन जाएगा और कार्बन इनको रिड्यूस कर देगा। तो क्या बना लेगा, ये Fe और CO बन जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ऑक्सीजन का रिमूव कर सकता है यहाँ पर कार्बन, हेंस रिडक्शन बिकम थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, और ये जो है थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है। एंड चौथी जो लाइन है CO2 की लाइन, उसे भी हम देख लेते हैं। द लाइन 2C और O2 CO2 लाइज बिलो द FeO लाइन। वही सेम चीज है कि जो CO2 की लाइन जो है वो क्या है, FeO के नीचे है। देयरफॉर कार्बन बर्न्स टू CO2 एट लो टेम्परेचर। तो जो कार्बन है वो टूट जाएगा, वो बर्न हो जाएगा CO2 में लो टेम्परेचर पे। तो ये था चीजें जो कि हमें यहाँ पर इस डायग्राम से पता चलती है। नीचे का लाइन जो है हमेशा ऊपर के लाइन वाले को रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 बन रहा था। तो कार्बन जो है वो ऊपर का मेटल ऑक्साइड यानी कि FeO है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलती है। देन फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक अभी आपको बताया था क्या होता है कि जितना नीचे लाइन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ऊपर लाइन होगा वो उतना ज्यादा लेस स्टेबल होगा। एंड सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एक मेटल का जो लाइन है वो दूसरे मेटल के लाइन से अगर नीचे होता है तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये हमने फोर्थ पॉइंट में देखा था। देन फिर हमने इंटरप्रिटेशन भी देख लिया था, जहां पर हमने आपको 3 रूल्स बताए थे जो कि सेम चीज है, कोई ज्यादा नहीं है, बस आपको लिखने के लिए किस तरीके से लिखना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। एंड लास्ट जो चीज है वो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला जो है वो है सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। जैसे इस केस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट दिखा था, कार्बन दिखा था। दूसरी चीज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज है कंपैरिजन ऑफ ऑक्साइड स्टेबिलिटी, हम पता करते हैं कि कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है कौन सा ऑक्साइड स्टेबल नहीं है। जो नीचे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ऊपर होगा वो कम स्टेबल होगा। देन फिर प्रिडिक्शन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन रिडक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, किस रिएक्शन पे रिडक्शन नहीं होगा। एंड पांचवी चीज है इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, इंडस्ट्री में मेटलर्जी के काम आती है। ठीक है, तो ये था एलिंगम डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।